तो चलिए बच्चों, हमेशा की तरह फिर से अपन क्लास स्टार्ट करते हैं और आज पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस, करेंगे टाइप सी, क्योंकि आपका टाइप बी तो कंप्लीट हो गया था। आज टाइप सी, तो टाइप सी जो है उसका क्वेश्चन नंबर 23 जो है मुझे बताना है आपको। 23, let I is equal to integration x e to the power x dx। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का है। इसमें दो फंक्शंस हैं, एक f1 और सेकंड f2। ये f1 और ये f2, तो ये कहलाते हैं, इनको अपन सॉल्व करते हैं, ये क्या क्वेश्चन कहलाते हैं किस पर बेस्ड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बच्चों ये हो गया f1 और ये f2। मैंने आपको इंटीग्रेशन के लिए बताया है इंटीग्रेशन f1 into f2 into dx, f1 into integration of f2 into dx minus whole integration of dx of f1 integration of f2 whole dx। ये फॉर्मूला आपको बताया है, बस इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो यदि अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f1 into f2, f1 मतलब x, इंटीग्रेशन ऑफ f2 e to the power x dx माइनस होल इंटीग्रेशन dx of f1 मतलब x, इंटीग्रेशन f2 मतलब e to the power x dx, ये होल dx। तो I is equal to x इंटीग्रेशन e to the power x माइनस होल इंटीग्रेशन ddx x1 इंटीग्रेशन e to the power x into dx। जब आपने यह डिफरेंशिएशन कर दिया तो डिफरेंशिएशन का साइन हट जाएगा ddx, यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया तो इंटीग्रेशन में ले e to the power x। तो कुल मिलाकर I is equal to x into e to the power x minus 1 into ex इंटीग्रेशन e to the power x। तो फाइनल आंसर e to the power x minus 1। ये हो गया आपका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 क्या है बच्चों? 24 क्वेश्चन है x स्क्वायर इंटू cos x। तो let I is equal to x square into cos x into dx। फिर से आप देखिए f1 into f2 फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो I is equal to इंटीग्रेशन f1 into f2, f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 माइनस होल इंटीग्रेशन dx of f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 होल dx। तो I is equal to x square इंटीग्रेशन cos x sin x माइनस इंटीग्रेशन x square 2x इंटीग्रेशन cos x sin x होल dx। मतलब I is equal to x square sin x माइनस 2 कांस्टेंट कॉमन इंटीग्रेशन x into sin x into dx। तो बच्चों भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगा हुआ है, मतलब अभी एक और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो I is equal to x square sin x minus 2 इंटीग्रेशन f1 into f2, f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 माइनस होल इंटीग्रेशन ddx of f1
इंटीग्रेशन ऑफ f2 होल dx मतलब I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ddx x 1 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx इसका मतलब I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस कॉमन निकल गया तो माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन cos x dx sin x कुल मिलाकर आपका आंसर I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 इंटू माइनस प्लस 2x cos x माइनस 2 sin x आंसर बच्चों ये देखो आप फॉर्मूले को ध्यान से इंटीग्रेशन f1 इंटू f2 इंटू dx तो यहाँ f1 तो है यहाँ किसका इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है सेकंड फंक्शन का और डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ रहा है फर्स्ट फंक्शन का तो हमेशा फर्स्ट फंक्शन उस फंक्शन को लेना चाहिए जिसका हम इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और सेकंड फंक्शन उसको लेना चाहिए जिसका हम क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन यदि दोनों फंक्शन ऐसे हैं कि जिनका हम डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं और इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं इजीली तो फिर उस फंक्शन को हमको फर्स्ट फंक्शन लेना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन करने से पावर डिक्रीज होती है जैसे यहां पर देखो x और ex ये दोनों फंक्शन ऐसे थे जिनका आप डिफरेंशिएशन भी कर सकते थे और इंटीग्रेशन भी कर सकते थे x का आप डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो और x का आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हो e टू द पावर x का आप डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो और इंटीग्रेशन भी तो यदि यही क्वेश्चन मैं ऐसा कर देता ना सेम e टू द पावर x इनटू x और इसमें इसको यदि आप f1 ले लेते और इसको f2 तो आप करके देखना रफ कॉपी में पूरी जिंदगी भर भी करते रहोगे तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि जब x का इंटीग्रेशन करोगे तो नेक्स्ट इंटीग्रेशन क्या जाएगा x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा और फिर x स्क्वायर बाय 2 का इंटीग्रेशन करोगे तो x क्यूब बाय 2 आ जाएगा वो बढ़ता जाएगा कभी भी इंटीग्रेशन फिनिश ही नहीं हो पाएगा जब यहाँ पर लोगे ना f2 इसका यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे x इंटीग्रेशन x इनटू dx तो क्या जाएगा x स्क्वायर बाय 2 और फिर यहाँ भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगा है तो फिर वो और ज्यादा इंटीग्रेशन होगा तो कभी आंसर ही नहीं आएगा तो यदि ऐसा दिया होता मान लो क्वेश्चन शुरू में x इंटू e टू द पावर x dx दिया था तो हमारे को समझ में नहीं आया हमने तो सीधे सीधे x को f1 ले लिया और e टू द पावर x2 ले लिया f2 ले लिया और सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया पर बाय द वे इसी क्वेश्चन को वो चेंज कर देते e टू द पावर x इनटू x कर देते और यदि आप इस फॉर्मूले को जो मैं आपको इस लॉ को बता रहा हूं इसको अप्लाई नहीं करते तो फिर तो आप इसको f1 लेते और इसको f2 लेते और फिर सॉल्व करके देखते तो आंसर नहीं आता तो आप फिर यहां पर क्या करते इसमें आपको डिसाइड करना पड़ता है कौन को हमको f1 लेना है किसको हमको फर्स्ट फंक्शन लेना है किसको सेकंड फंक्शन तो आप फर्स्ट रूल अप्लाई करते तो फर्स्ट रूल क्या होता है कि उस फंक्शन को हमको फर्स्ट फंक्शन लेना है जिसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और सेकंड फंक्शन उसको सिलेक्ट करना जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो हमको तो यहाँ पर दिख रहा है कि e टू द पावर x का हम डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं ऐसे x का हम डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं और x का इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं तो ये रूल फेल हो जाएगा तो जब ये फेल हो जाए तो रूल नंबर 2 पर जाते हैं फिर रूल नंबर 2 ये होता है कि उस फंक्शन को हमको फर्स्ट फंक्शन लेना है जिसका डिफरेंशिएशन करने से पावर डिक्रीज होती है
तो देखो e टू द पावर x, e टू द पावर x का आप डिफरेंशिएशन करोगे डी डी एक्स e टू द पावर x, तो सेम आ जाएगा e टू द पावर x, कुछ नहीं हुआ। लेकिन यदि आप x का डिफरेंशिएशन करोगे डी डी एक्स x, तो 1 आ जाएगा। ये डिक्रीज हो रहा है, x की पावर 0 हो रही है, तभी तो 1 आ रहा है। तो इसलिए हमको फिर किसको फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन ऐसा होता तो फिर हम उसको ऐसा बनाते x इंटू e टू द पावर x इंटू dx और फिर सॉल्व करते, और सॉल्व करते तो ऐसे ही होगा सॉल्यूशन। तो मैं जो बात बोल रहा हूँ वो बात आपको और अच्छे से समझ में आएगी, थोड़ा अपन आगे के क्वेश्चंस करेंगे तब। अभी फिलहाल आपका क्वेश्चन ये था और उसको सिंपल आपने इसको f1 f2 के लिए सॉल्व कर दिया। यहाँ पर भी ऐसे ही था, x स्क्वायर को f1 और cos x को f2 के लिए सॉल्व कर दिया। लेकिन जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25th, उस 25th क्वेश्चन को देखो आप, तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। 25th क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम जा रही है, केवल लिखा है log x। 25th I is equal to integration log x into dx। अब बच्चों आपको log x का कोई फॉर्मूला मैंने नहीं बताया, हाँ ddx log x जरूर बताया। ddx log x होता है 1/x, लेकिन इंटीग्रेशन log x से रिलेटेड कोई फॉर्मूला नहीं बताया। तो फिर हम क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसी फंक्शन को log x को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं I is equal to integration log x into 1 into dx, ऐसा कर लो। अब इसमें कौन f1 होगा कौन f2 होगा, जिसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं उसको हम f1 लेंगे, और जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं वो f2। तो आपको दिख रहा है हम log x का डिफरेंशिएशन इजीली कर सकते हैं। ddx log x क्या होता है 1/x, इसलिए हमको इसको क्या लेना चाहिए f1 और 1 को क्या ले लेना चाहिए f2। फिर जाएगा I is equal to इंटीग्रेशन f1 into f2, फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा f1 into इंटीग्रेशन ऑफ f2 माइनस होल इंटीग्रेशन ddx of log x इंटीग्रेशन 1 into dx और इस पूरे का dx। तो I is equal to log x इंटीग्रेशन 1 into dx x माइनस ddx log x 1/x इंटीग्रेशन 1 into dx x होल dx, x x कैंसिल। तो I is equal to, अब चाहो तो इसको पहले लिख दो x log x माइनस इंटीग्रेशन 1 into dx x, तो I is equal to x log x minus 1। ये हो गया बच्चों आंसर। हमने log x को क्या ले लिया log x into 1, और log x को कर लिया f1 और 1 को कर लिया f2, और फॉर्मूला अप्लाई कर दिया f1 into f2 का। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। फिर 26 I is equal to integration x into cos x into dx। I is equal to, फिर से इंटीग्रेशन f1 into f2, f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ ddx of f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 होल dx। तो I is equal to x इंटीग्रेशन cos x sin x। भाई ddx cos x होता है माइनस sin x, लेकिन इंटीग्रेशन cos x क्या होगा प्लस sin x माइनस ddx x 1 इंटीग्रेशन cos x sin x होल dx। I is equal to x sin x माइनस 1 into sin x मतलब क्या sin x, और इंटीग्रेशन sin x क्या होता है माइनस cos x, माइनस cos x।
तो I इज इक्वल टू x sin x प्लस cos x, और ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। फिर नेक्स्ट 27 क्वेश्चन, 27 I is equal to integration x sec square x ddx। तो बच्चों हम लोग x का डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन भी, और sec स्क्वायर x का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि ddx tan x होता है sec स्क्वायर x, और इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x क्या होता है tan x। अरे बढ़िया, तो इसका मतलब अपन को इसको लेना चाहिए f1 और इसको लेना चाहिए f2। तो अप्लाई करो फॉर्मूला, f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ f2 होल dx। तो I इज इक्वल टू x, बोला ना मैंने ddx tan x क्या होता है बच्चों sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x क्या होगा tan x। तो इसकी जगह पर लिखो tan x माइनस, फिर ddx x बोलो 1, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बोलो tan x होल dx। इसका मतलब I इज इक्वल टू x tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अब ये जो tan x है ना, इसको सपोज x tan x माइनस I1 और 1 बोल दो, लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x into dx। इसको बच्चों अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन tan x का कोई भी फॉर्मूला नहीं पता है। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए तरीका है I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x अपॉन cos x into dx। tan x को क्या लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, यदि 1 by x होता तो क्या बन जाता log x बन जाता। इंटीग्रेशन 1 by x क्या होता है log x। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग जो है x अज्यूम कर सकते हैं, पर x नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर x लिखा है, तो t ले लो, क्या बात है, तो t ले लो, लेट t इज इक्वल टू cos x। तो जब अपन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 by t हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 1 by t क्या हो जाएगा log t हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब यहाँ पर dx की जगह क्या लिखा हो dt। तो हमको यहाँ पर dx की वैल्यू चाहिए dt के टर्म्स में, कैसे आएगी, इसको डिफरेंशिएशन करके अपन ने पहले देखा है, तो इसको यही डिफरेंशिएट कर लो, ddx ऑफ t ddx ऑफ cos x। भाई व्हाट इज t, फंक्शन ऑफ x, t किस पर डिपेंड कर रहा है x पर, तो t में जो भी चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखोगे ddx ऑफ t ddx ऑफ cos x। तो ये क्या बन जाएगा dt by dx इज इक्वल टू ddx cos x बोलो बच्चों माइनस sin x, फिर dt अपॉन माइनस sin x इज इक्वल टू dx। क्या किया हमने, dx की वैल्यू फाइंड कर ली dt के टर्म्स में। अब हमारा देखो ये I1 क्या हुआ, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x अपॉन cos x की जगह t हो गया, और dx की जगह क्या हो गया dt अपॉन माइनस sin x। तो sin x क्या हो गया कैंसिल, तो I1 इज इक्वल टू -1 कॉमन निकल गया, इंटीग्रेशन 1 by t into dt। मतलब I1 इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस इंटीग्रेशन 1 by t क्या होता है log t, क्या होता है log t। तो I1 इज इक्वल टू माइनस log t कितना है cos x, तो cos x लिख दिया हमने। ये किसकी वैल्यू फाइंड कर ली हमने I1 की,
इस I1 की वैल्यू कहां रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में। तो बाय 1 I इज इक्वल टू x 10x है ना, माइनस I1 कितना निकालना, माइनस लॉग x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लॉग cos x, और ये आ गया हमारा आंसर। तो बच्चों एकदम सिंपल था, मैंने x को f1, इसको sec स्क्वायर x को f2 लिया, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, I is equal to integration f1 into f2, f1 into integration of f2 minus whole integration of ddx of f1 integration of f2 whole dx. तो I is equal to x ddx 10x sec square x integration sec square x 10x minus integration ddx x हो गया 1 integration sec square 10x, तो ये कुल मिलाकर 10x हो गया। तो I is equal to x 10x minus integration of 10x into dx। लेकिन इसका इंटीग्रेशन अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, तो मैंने इसको क्या ले लिया I1 और नंबर डाल दिया इक्वेशन नंबर 1, और इस I1 की वैल्यू को अलग से फाइंड किया था, I1 is equal to integration of 10x into dx, और फिर उसको सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 27 को कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 28, I is equal to integration x log x into dx। तो आपको यहां पर f1 और f2 को पहचानना है, क्योंकि आपको पता है log x का आप इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं डायरेक्ट। वैसे तो ये अपने log x का इंटीग्रेशन किया था, पर वो फॉर्मूला याद कहाँ रहेगा। तो बेटर ये है कि log x को आप f1 लो और x को आप f2, क्योंकि log x को आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो इसको आप चेंज कर लो, यही कर लो, इंटीग्रेशन log x इंटू x इंटू dx, ये f1 हो गया, ये f2। अब आपको ये बहुत इजी हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका फॉर्मूला देखो ना आप क्या है, f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ ddx log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx होल dx। देखो अब फॉर्मूले में किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है, फर्स्ट फंक्शन का। हमने फर्स्ट फंक्शन के लिए log x, हम इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा I is equal to log x इंटीग्रेशन x to the power 1 x square by 2। तो आपका फॉर्मूला अप्लाई जाएगा, इंटीग्रेशन x to the power n, क्या होता है x to the power n plus 1 upon n plus 1 माइनस ddx log x को तो बच्चों 1 by x, इंटीग्रेशन x dx बोलो x square by 2 होल dx, एक x क्या हो गया, कैंसिल। तो I is equal to x square by 2 into log x माइनस हाफ कॉमन निकल गया, इंटीग्रेशन x into dx x square by 2। तो I is equal to x square by 2 कॉमन log x माइनस 1 by 2। ये हो गया बच्चों आंसर। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अब 29, ये 29 क्वेश्चन जो है 29, I is equal to इंटीग्रेशन x cos स्क्वायर x into dx। तो आप लोग याद करें, ध्यान करें, जब cos स्क्वायर x वाले क्वेश्चंस आए थे उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि cos स्क्वायर x को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा cos 2x के टर्म्स में, और cos 2x के मैंने फॉर्मूले भी बताए आपको। cos 2x, तो इसके तीन फॉर्मूले थे, एक था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक फॉर्मूला था 2 into cos स्क्वायर x माइनस 1,
और एक था 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां के लिए बेटर फॉर्मूला है 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि इससे आपको कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो माइनस 1 को यहाँ ट्रांसफर करो तो जाएगा 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। 2 से डिवाइड कर दो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। ये हमने cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि मैंने आपको पहले सिखाया है कि कभी भी क्वेश्चन cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स के टर्म्स में आए तो पहले उसको कन्वर्ट करो आप cos 2x के टर्म्स में। ऐसा बल्कि अपन ने क्वेश्चन किए हैं, यदि आप देखें तो आपके पास में मैंने इस टाइप से क्वेश्चंस आपको करवाए हुए हैं। इंटीग्रेशन में आप देखें, हाँ, तो वो कहीं कहीं पर मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो आप यहां पर क्या कर लें, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x cos स्क्वायर x की वैल्यू रख दो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इंटू dx। तो इससे क्या मिला फायदा, i इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है, पूरा कॉमन निकल गया, इंटीग्रेशन x को मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस x इंटू कॉस 2x इंटू dx। अब ये एकदम सिंपल फॉर्म में आ गया, i इज इक्वल टू हाफ, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन f1 प्लस f2, तो जाएगा इंटीग्रेशन f1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2। पहले कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन f1 प्लस f2 का, तो इंटीग्रेशन f1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2 ऐसा। फिर ये जाएगा i इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन x टू द पावर 1 क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2 प्लस यहां पर अप्लाई हो जाएगा इंटीग्रेशन f1 इंटू f2। तो आप क्या लिखेंगे, f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ ddx of x इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx होल dx। भाई ये क्या इंटीग्रेशन f1 इंटू f2 का, तो f1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f2 माइनस होल इंटीग्रेशन ddx ऑफ f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 इंटू dx। तो अब ये हो जाएगा i इज इक्वल टू हाफ, देखो हाफ है हाफ, फिर यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, तो जैसा एक्स स्क्वायर बाय 2 है उसको लिखे रहने दो, क्योंकि ना तो उसके सामने डिफरेंशिएशन का सिंबल है ना तो इंटीग्रेशन का, जैसा है वैसे ही रहेगा, प्लस एक्स, फिर बच्चों देखो ये लिखा इंटीग्रेशन cos 2x dx, और मैंने आपको इसको सिखाया है इंटीग्रेशन cos ax प्लस b sin ax प्लस b इंटू 1 बाय a, ये फॉर्मूला बताया है आपको पिछले वीडियो में। यहां पर ये cos 2x एक्चुअली में इसी फॉर्म में तो है, इसको आप लिख सकते हो cos 2x प्लस 0, तो 2 क्या हो गया a की वैल्यू और 0 क्या हो गया b की वैल्यू। तो जैसे इंटीग्रेशन cos ax प्लस b होता है sin ax प्लस b इंटू 1 बाय a, वैसे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x इंटू 1 बाय 2। भाई आपने फॉर्मूला देखा है, cos ax प्लस b इज इक्वल टू sin ax प्लस b इंटू 1 बाय। जब इसका इंटीग्रेशन किया था तो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, और बल्कि कैसे आए थे वो सब सिखाया था। इंटीग्रेशन cos ax प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसे अपन cos x का अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा sin x, लेकिन x की जगह क्या लिखा है ax प्लस b, तो sin ax प्लस b इंटू 1 अपॉन a। अब यदि मान लीजिए b की वैल्यू 0 है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा,
तो cos ax कितना हुआ इसका मतलब इक्वल टू साइन ax इंटू 1/2। तो ये जो cos 2x था वो ऐसे ही तो था, एक ही जगह पर क्या लिखा है 2, तो इसलिए अपन ने लिखा sin 2x इंटू 1/2। फिर नेक्स्ट उसके बाद देखो आप माइनस 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 इंटीग्रेशन ddx है ना, इंटीग्रेशन ddx x बोलो बच्चों 1, तो 1 हो गया। फिर इंटीग्रेशन cos 2x फिर से बोलो sin 2x इंटू 1/2 होल dx। ठीक है, अब I इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, फिर प्लस ये 2 यहां करोगे तो x/2 इंटू साइन 2x माइनस, यहां देखो बच्चों इसमें इसके इंटीग्रेशन में 1/2 कांस्टेंट है तो कॉमन निकल जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन क्या बचा sin 2x इंटू dx। इंटीग्रेशन sin 2x इंटू dx क्या होगा माइनस cos 2x इंटू 1/2। भाई इंटीग्रेशन sin ax प्लस b क्या होता है, इंटीग्रेशन sin ax प्लस b माइनस cos ax प्लस b इंटू 1/a। पिछले वीडियो में मैंने पूरे फॉर्मूले बताए ये सब। तो इसका मतलब I इज इक्वल टू ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा x स्क्वायर बाय 4 प्लस ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बाय 4 इंटू साइन 2x माइनस फिर ये 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 हो जाएगा, लेकिन ये भी 2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 हो जाएगा, है ना। और ये माइनस साइन निकलेगा तो इसको क्या कर देगा प्लस, तो प्लस 1/8 इंटू कॉस 2x, यहां पर दिख तो रहा है 1/8 cos 2x, पूरा एक ही लाइन में आ गया। तो अब आप आंसर डायरेक्ट चाहो तो लिख सकते हो, वैसे तो इंटीग्रेशन हो गया है पर फिर भी I इज इक्वल टू क्या करोगे 8 से मल्टीप्लाई कर दो और 8 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड वाला 8 बाहर रहेगा और मल्टीप्लाई वाला 8 अंदर जाएगा, तो यहां पर क्या जाएगा 8/4 मतलब 2x स्क्वायर प्लस यहां भी ऐसे होगा 2x sin 2x प्लस sin 2x प्लस cos 2x, या फिर इसी चीज को ये बोलो कि 1/8 को मैंने कॉमन निकाल दिया तो ये आंसर आ गया, तो ये आपका आंसर रहेगा। ये बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसका बहुत ज्यादा यूज है आपका फिजिक्स में। 29 30 ये सारे जो इंटीग्रेशन दिख रहे हैं आपको, सॉरी 30 से क्वेश्चन नंबर 30 से लेके 37 तक के जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये पूरे कहलाते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और यहां से लेके यहां तक ये x1 और ये x2, यदि इस पूरे एरिया को आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि यदि ऐसा एरिया निकालना होता तो आप बहुत आसानी से निकाल लेते, क्योंकि रेक्टेंगल शेप में दिख रहा तो लेंथ इंटू, या स्क्वायर शेप में दिख रहा तो लेंथ इंटू लेंथ कर देंगे, यदि मान लीजिए रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, तो डेफिनेटली आप L इंटू बी ऐसा करके एरिया निकाल लेंगे। लेकिन यदि इरेगुलर शेप है इसका एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या होता है कि मान लीजिए अपन को ये एरिया ए बी सी डी ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है, कहां से कहां तक, ये x1 से लेके x2 तक, ये लिमिट्स कहलाती हैं, लिमिट्स।
तो इसमें यदि हम मान लीजिए ऐसा एक स्ट्रिप ले लें तो आपको ये लगभग रेक्टेंगल शेप में दिखाई दे रही है, जिसकी हाइट जो है वो y एक्सिस के डायरेक्शन में y और x एक्सिस के डायरेक्शन में इसको हम dx बोलेंगे क्योंकि चेंज हो रहा है ना x में। तो ये स्मॉल स्ट्रिप का एरिया आप जो निकालेंगे उसको आप बोलेंगे dA। तो एरिया ऑफ दिस स्मॉल स्ट्रिप dA इज इक्वल टू आप क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल दिख रही है तो आप बोलेंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो y इनटू dx, y इनटू dx। ऐसी स्ट्रिप्स कितनी होंगी, तो बहुत सारी होंगी, यहां से लेके यहां तक। एक स्टेप ये होगी, एक स्टेप ये होगी, एक स्टेप ये होगी, एक स्टेप ये होगी, एक स्टेप ऐसी होगी, एक ये होगी। और ये सब आपको दिखे इसलिए मैंने काफी थिक बनाई है, पर बहुत थिन 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 यदि करते जाएंगे तो सबका एरिया स्मॉल 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 होगा। डीए 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 डीए, इस सारे एरिया का यदि आप समेशन कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। ये जो समेशन मैं बोल रहा हूं इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। मतलब यदि हम ये स्मॉल एरिया बोल रहे हैं तो टोटल एरिया फाइंड करना है यहां से यहां तक, तो हम क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ दिस ऑल स्मॉल एरिया। कहां से कहां तक, पूरा x1 से लेके x2 तक। तो जैसा अभी तक आप समेशन बोलते थे उसी को मैथमेटिक्स में बोलते हैं इंटीग्रेशन, x1 टू x2। मतलब आप समझ जाएं कि इंटीग्रेशन में एक्चुअली में क्या किया जाता है, समेशन किया जाता है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, फ्रॉम x1 टू x2, और dA की जगह जाएगा y इंटू dx, y इंटू dx। ऐसे करके अपन टोटल एरिया निकालते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा मैंने मीनिंग तो समझाया आपको, लेकिन आगे जो क्वेश्चंस है उनके लिए इतना जरूरी नहीं है कि, तो मुझे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने थे क्योंकि सब यूज होने वाले हैं। तो पहले से थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं तो आपके लिए आसान होता है। पर जैसा अभी क्वेश्चन दिख रहा है वो तो बहुत ही इजी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 आप देखें तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या दिया हुआ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन दिया हुआ है सिंपल 1 अपॉन रूट एक्स इंटू dx, 1 अपॉन रूट एक्स इंटू dx फ्रॉम 0 to 2। ये 0 को अपन बोलेंगे लोअर लिमिट और 2 को अपन बोलेंगे अपर लिमिट। तो ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप इसको 1 बाय रूट एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1 बाय 2 इंटू dx 0 to 2। फिर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस 1 बाय 2 dx फ्रॉम 0 to 2 मींस i इज इक्वल टू, मैंने कुछ नहीं किया अभी तो, एकदम सिंपल किया उसको। अब अपन को बच्चों कुछ नहीं करना है, सिंपल x टू द पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन करना है जैसा अपन करते आए। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 फ्रॉम 0 to 2। जैसा अपन बोलते हैं ना इंटीग्रेशन x टू द पावर n, तो इंटीग्रेशन x टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। मैंने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद i इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बच्चों, x टू द पावर हाफ अपॉन हाफ फ्रॉम 0 to 2। देखो माइनस हाफ प्लस 1 मींस व्हाट, हाफ। फिर ये i इज इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा और ये जाएगा रूट x फ्रॉम 0 to 2 मींस i इज इक्वल टू। आपको दिख रहा होगा कि यहां तक मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल इंटीग्रेशन किया और जो लिमिट्स है उनको बस बाहर रख दिया ब्रैकेट के बाहर। ये कहलाएगी लोअर लिमिट और ये कहलाएगी अपर लिमिट। जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाता है उसके बाद यहां पर पहले अपर लिमिट रखेंगे 2 इंटू रूट 2 माइनस 2 इंटू रूट 0। जहां जहां पर x है वहां वहां पर पहले अपर लिमिट, फिर माइनस सेम फंक्शन में जहां जहां पर x है वहां पर लोअर लिमिट। तो हमको मालूम है रूट 0 मतलब 0, 0 इंटू 2 0, तो फाइनल आंसर आ गया i इक्वल टू 2 रूट।
और ये हो गया आपका आंसर। फिर ऐसे ही 31 सेम बिल्कुल, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ये लिखा है फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 cos x, इंटीग्रेशन cos x, क्या लिखा है, इंटीग्रेशन cos x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। तो इसमें भी बच्चों सिंपल, पहले cos x का इंटीग्रेशन करो, तो आपको मालूम है इंटीग्रेशन cos x क्या हो जाएगा, sin x फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। मतलब आपने जो अंदर फंक्शन था उसका क्या कर लिया, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के बाद i इज इक्वल टू, मैंने समझाया है जो फंक्शन है उसमें जहां जहां पर x है पहले उसमें अपर लिमिट, फिर माइनस सेम फंक्शन में लोअर लिमिट, तो ये जाएगा साइन x की जगह पाई बाय 2 माइनस 0, x की जगह पाई बाय 2 माइनस साइन 0। आप सबको पता है कि साइन पाई बाय 2 साइन 90, साइन 90 1 होता है, माइनस साइन 0 0 होता है, तो कुल मिलाकर इसका आंसर आ गया 1। ऐसे करते हैं। फिर ऐसे ही देखो आप 32, क्वेश्चन नंबर 32, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन k इंटू q1 इंटू q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू dr फ्रॉम r1 टू r2। ये क्वेश्चन है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। बच्चों इंटीग्रेशन तो हमेशा उसका करते हैं जो फंक्शन होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो कॉमन निकल जाता है। तो हमको यहाँ पहचानना होगा कि फंक्शन क्या है और कांस्टेंट क्या है। फंक्शन हम उसको बोलते हैं जो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो रहा है। यहां पर चेंज होने वाली चीज क्या है, आर। कैसे पहचाना, क्योंकि यहां लिखा है dr, dr का मतलब होता है चेंज इन r, मतलब r चेंज हो रहा है, वेरिएबल इसका मतलब r हुआ, और बाकी बचा हुआ कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन में हम लोग कांस्टेंट क्वांटिटीज को क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा, k q1 q2 कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा r टू द पावर माइनस 2 dr फ्रॉम r1 टू r2। तो i is equal to k q1 q2, इंटीग्रेशन x टू द पावर n आप लोग जानते हैं, तो आप क्या लिखोगे, r टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। कहां से कहां तक, फ्रॉम r1 टू r2। तो i is equal to k q1 q2, यहां पर हो जाएगा बच्चों r टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 फ्रॉम r1 टू r2। इसका मतलब ये हो जाएगा i is equal to k into q1 into q2, और यहां जाएगा माइनस 1 बाय r फ्रॉम r1 टू r2। आप देखिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सेम चीज लिख रहा हूं बस। तो अब ये हो जाएगा i is equal to k into q1 q2। यहां पर फंक्शन ये है जिसमें अपन कर सकते हैं माइनस 1 बाय r2, पहले अपर लिमिट रख दीजिए, फिर माइनस सेम फंक्शन में माइनस 1 बाय r1 लोअर लिमिट, तो i is equal to k q1 q2। ये माइनस 1 बाय r2 माइनस माइनस प्लस, तो ये जाएगा 1 बाय r1, तो r प्लस को अपन पहले लिखते तो 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, और ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। इतना सिंपल है डेफिनेट इंटीग्रेशन, केवल इंटीग्रेशन करना है सिंपल जैसा किया, और ब्रैकेट के बाहर लिमिट्स लिख दी, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। जब पूरा सॉल्व हो गया यहां तक, तो उसके बाद केवल जहां जहां पर x है फंक्शन में वहां वहां पर अपर लिमिट, फिर माइनस सेम फंक्शन उसमें जहां जहां x है वहां पर लोअर लिमिट, और सॉल्व करें। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 33।
I is equal to integration tan square x dx from 0 to pi by 4। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले भी किया है। देखो आप 7 क्वेश्चन इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x, यहां भी तो वही लिखा है इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x, बस लिमिट्स दे दी फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4। तो जैसे पहले tan स्क्वायर x का हम इंटीग्रेशन करते थे वैसा हम करें। तो हमको मालूम है इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x डायरेक्ट तो नहीं होगा, पर हम लोग जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो इसका मतलब tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां पर हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4। तो I इज इक्वल टू, अब बच्चों ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। लेकिन लिमिट इसमें भी रहेगी 0 टू पाई बाय 4 और यहां भी लिमिट रहेगी 0 टू पाई बाय 4। इंटीग्रेशन f1 माइनस f2 इंटीग्रेशन f1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f2, लेकिन लिमिट्स दोनों में लग जाएंगी 0 टू पाई बाय 4। अब आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x, आपको पता है डी dx tan x क्या होता है sec स्क्वायर x। तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x क्या होगा tan x। तो आप यहां पर लिख सकते हैं tan x माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx क्या हो जाएगा x, और अब चाहे तो लिमिट्स को यहां लिख दो 0 टू पाई बाय 4। तो अब I इज इक्वल टू, ये एक्चुअली हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब पूरे फंक्शन में जहां जहां पर x है वहां पर पहले अपर लिमिट, फिर माइनस सेम फंक्शन में जहां जहां पर x है वहां पर लोअर लिमिट। तो हम लोग पहले अपर लिमिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे tan पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माइनस लोअर लिमिट तो tan 0 माइनस 0। अब बच्चों आप सबको पता है tan पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 बाय 4 मतलब 45। मैंने पहले बताया पाई इज इक्वल टू 180, पाई बाय 4 मतलब tan 45, 45 हो जाएगा, tan 45 होता है 1 माइनस पाई बाय 4 माइनस tan 0 की वैल्यू बच्चों 0 होती है, 0 माइनस 0 0 हो जाए। तो कुल मिलाकर आपका आंसर आ गया I इज इक्वल टू 1 माइनस पाई बाय 4, और यही आपका आंसर होगा। फिर जैसे ये 33rd किया है बिल्कुल सेम ऐसा ही 34th को यदि आप ध्यान दें तो बहुत सिंपल है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x into tan x into dx from 0 to pi by 4। तो I इज इक्वल टू, मतलब आपको sec x into tan x का इंटीग्रेशन पहले करना है। और आप जानते हैं डी dx sec x क्या होता है, डी dx sec x इज इक्वल टू होता है sec x into tan x। तो इंटीग्रेशन sec x into tan x क्या होगा sec x, तो इसकी जगह पर आ जाएगा आपका sec x फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4। हमने इंटीग्रेशन कर लिया, अब लिमिट रखते हैं sec पाई बाय 4 माइनस sec 0, मतलब I इज इक्वल टू sec पाई बाय 4 का मतलब 1 बाय cos पाई बाय 4 माइनस 1 बाय cos 0। अब आपको पता है cos 45 1 बाय रूट 2 माइनस cos 0 1। तो कुल मिलाकर I इज इक्वल टू रूट 2 न्यूमरेटर में जाएगा तो रूट 2 माइनस 1, और ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। ये हो गया 34th के बाद है 35th। I is equal to integration x to the power 4 into dx from 0 to from 2 to 3 है शायद,
फ्रॉम 2 to 3, फ्रॉम 2 to 3 ये है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 लिमिट्स 2 to 3 means i is equal to x to the power 5 upon 5 from 2 to 3। अब आप चाहें तो 1/5 कांस्टेंट है उसको तो कॉमन निकाल दे तो x to the power 5 2 to 3 तो i is equal to 1/5। तो यहाँ पर अपर लिमिट तो 3 to the power 5 minus 2 to the power 5 तो i is equal to 1/5 3 to the power 5। तो डेफिनेटली आपको मालूम है 3 to the power 5 कितना होगा, तो 3 स्क्वायर होता है 9, 9 into 9 81, 81 into 3 तो आपका हो जाएगा 243, 81 into 3 ठीक है माइनस 2 to the power 5 तो 2 to the power 2 कितना होगा 4, 4 into 4 16, 16 into 2 32। तो इसका मतलब i is equal to 1/5, 3 minus 2 1, 4 minus 3 1 2। इसका मतलब आंसर आ गया 211/5। यदि लिमिट्स यही थी तो यही आंसर होगा, तो इसका मतलब सही है, जो हमको लिमिट्स है वो सही लिखी। नेक्स्ट ये 35 के बाद है बच्चों 36 क्वेश्चन देखिए एकदम सिंपल। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन g into m1 m2 by r square into dr from r1 to r2। अब देखने में आपको लग रहा है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, लेकिन सही मायने में जब आप ग्रेविटेशन पढ़ोगे ना तो उस वक्त ये हमको इस तरीके से इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन किसका करते हैं, फंक्शन का। फंक्शन कौन सा होता है, जो वेरिएबल हो। वेरिएबल का मतलब जो चेंज हो रहा हो। कैसे पहचानोगे यहाँ कौन चेंज हो रहा है, तो सिंपल यहाँ r चेंज हो रहा है। कैसे पहचाना, क्योंकि यहाँ आगे लिखा है dr, dr का मतलब चेंज इन r मतलब r चेंज हो रहा है, इसका मतलब फंक्शन यहाँ पर r स्क्वायर हुआ और बाकी बचा हुआ कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्वांटिटीज कॉमन आ जाती, तो g m1 m2 कांस्टेंट कॉमन, इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर। 1/r स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं r टू द पावर -2 dr, लिमिट्स होंगी फ्रॉम r1 टू r2। तो i is equal to g m1 m2, डेफिनेटली r स्क्वायर का इंटीग्रेशन r टू द पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 फ्रॉम r1 टू r2। क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन x टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसका मतलब i इज इक्वल टू g m1 m2, ये जाएगा r टू द पावर -1 अपॉन -1 फ्रॉम r1 टू r2। मतलब i इज इक्वल टू g m1 m2, इसको आप लिख सकते हैं -1/r फ्रॉम r1 टू r2। मतलब i इज इक्वल टू g m1 m2, यहाँ आप चाहें तो वैल्यू रख दे -1/r की जगह r2, फिर माइनस सेम फंक्शन में लोअर लिमिट r1। तो कुल मिलाकर i इज इक्वल टू g m1 m2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिख दो r1 -1/r2। तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर, ठीक है। और लास्ट बचता है क्वेश्चन नंबर 37, तो लास्ट अपन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 37, लेट i is equal to इंटीग्रेशन 1/√x dx फ्रॉम 0 to infinity। तो जब इसको हमको सॉल्व करना है तो ये जाएगा i is equal to √x to the power -12 dx from 0 to infinity।
क्योंकि ये हो जाएगा x टू द पावर 1/2, न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो x टू द पावर -1/2। डेफिनेटली बच्चों ये इंटीग्रेशन x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होगा। इंटीग्रेशन कर दीजिए x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लिमिट्स को ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए, लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट यहाँ पर। तो I इज इक्वल टू ये हो गया x टू द पावर हाफ अपॉन हाफ फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है 2 न्यूमरेटर में जाएगा, x टू द पावर हाफ को मतलब रूट x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, मतलब I इज इक्वल टू ये जाएगा 2 इंटू रूट इंफिनिटी माइनस 2 इंटू रूट 0। अब आपको पता है इंफिनिटी का स्क्वायर रूट इंफिनिटी ही होगा और 0 का रूट 0 ही होगा। तो ये हो गया इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी का डबल इंफिनिटी, और ये 0 इंटू 2 0, तो कुल मिलाकर आंसर आ जाएगा इंफिनिटी। और बच्चों ये होगा आपका आंसर। इंफिनिटी माइनस 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो बच्चों इस तरीके से हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ, राइट। तो खुश रहे, जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं उन क्वेश्चन को दोबारा आप करें, अपने से करें और फिर चेक करें। ऑल द बेस्ट।